नमस्कार दोस्तों। सच्चाई के एपिसोड 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम आज बात करेंगे साइमन कमीशन और गांधी बोस के पहले डिस्प्यूट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बात है फरवरी 1928 की, जब सर जॉन साइमन ब्रिटिश इंडिया अपने 7 मेंबर की डेलीगेशन लेके आ रहे थे, और इस डेलीगेशन का नाम था द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसको पॉपुलरली कहा जाता था द साइमन कमीशन, जो कि दरअसल इस वजह से इंडिया आ रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को 10 साल पूरे होने वाले थे और हर 10 साल में उसका इवैल्यूएशन किया जाता था। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये कमीशन 1928 में आ गया, यानी 1 साल पहले आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो थी यूनाइटेड किंगडम की, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी लीड कर रही थी, उसे डर था कि वो अगले इलेक्शन में हार जाएंगे लेबर पार्टी द्वारा, और लेबर पार्टी प्रो इंडियन थी और सिंपैथेटिक थी इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए। इसलिए कहीं इंडियंस को ज़्यादा पार ना मिल जाए, इसीलिए सर जॉन कमीशन यानी साइमन कमीशन को भारत जल्दी भेज दिया गया अपने एक्सपेक्टेड डेट से, और जिसके बाद इस कमीशन को बैकलैश का सामना करना पड़ा। हालांकि ये एक लौता रीज़न नहीं था जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा था इस कमीशन का, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा और मेजर रीज़न ये था कि इस 7 मेंबर के कमीशन में एक भी इंडियन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसके पूरी तरह से इसके विरोध में थी, और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने भी इसको बॉयकॉट किया, इस पूरे कमीशन को। ये साइमन कमीशन हालांकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे कैम्सफोर्ड मोंटेगू एक्ट भी कहा जाता है, ये दरअसल बनाया गया था 1919 में इंडियन पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में और बढ़ाना, और इसने इंट्रोड्यूस करा था बाई कैमरल स्ट्रक्चर को सेंट्रल लेवल पे, जिसे डायआर्की भी कहा जाता है। तो क्योंकि सारी ही पार्टीज़ और कम्युनिटी पूरी तरह से इसके विरोध में थी, तो जो होना था वही हुआ। गो बैक साइमन के प्लेकार्ड लेके तकरीबन 50,000 लोग बॉम्बे के चौपाटी बीच में इकट्ठा हुए और इनके कमीशन के आगमन पे पूरी तरह से विरोध किया गया। हालांकि इसी बीच जब कमीशन आया तो उसी साल 1928 में लखनऊ में एक बैठक हुई, जहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी बनाई, और इस नेहरू कमेटी का कुछ रिकमेंडेशंस था जो कि अगर ये कमीशन मान जाता तो ये लोग साइमन कमीशन को एक्सेप्ट कर लेते, ऐसी पेशकश रखी गई थी। इस कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस थे, जैसे कि नंबर 1 कि एक मिक्सचर होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, यानी कि स्टेट लेवल लेजिस्लेचर और जो सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर होगा उनका मिक्सिंग किया जाएगा। रिकमेंडेशन नंबर 2, no reservation of seats of House of Representatives except for Muslims in the provinces where they are in minority and non-Muslims in northwestern frontier province, क्योंकि मुस्लिम जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा और नॉन मुस्लिम्स को केवल एक स्टेट यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, अदरवाइज़ कहीं भी रिजर्वेशन नहीं होगा। और पंजाब और बंगाल में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। इसका बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ पे दोनों ही पॉपुलेशन लगभग आसपास थी, हालांकि मुस्लिम एक बड़ी पॉपुलेशन थी वहाँ पे। लेकिन ये नेहरू कमेटी का सपना ही रह गया, क्योंकि ठीक 4 महीने इस कमेटी के बाद 22 दिसंबर को जब कलकत्ता में बैठक हुई, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव का दर्शा रहे थे, उन्होंने इसका भारी विरोध किया। जिन्ना ने इस रिकमेंडेशन को अमेंड करने के लिए कहा और उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए जो कि इसमें ऐड हों, जैसे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। रिकमेंडेशन नंबर 2, मुस्लिम representation on the population base in Punjab and Bengal, and residuary power recommended to vest in the provinces not in the center। यानी कि उन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में बढ़ाने के लिए कहा, और दूसरा स्पेशल पावर प्रोविंसेस को दी जाए बजाय सेंटर के, इसके लिए उन्होंने आवेदन किया। हालांकि इस बात का भारी विरोध हुआ और कहीं ना कहीं वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बीच में ही उठ के उस पूरे कमेटी से भाग गए, जिसके बाद उन्होंने बाकी के मुस्लिम ग्रुप लीडर्स जैसे कि आगा खान और मोहम्मद सैफ़ी से पैक्ट किया 1 जनवरी 1929 को।
लेकिन बात करें अगर हम इस नेहरू कमेटी की, तो सारे ही सिख सेक्शंस और डिप्रेस्ड क्लास और क्रिश्चियंस सिख कम्युनिटी ने भी इस नेहरू कमेटी का भारी विरोध किया। पर एक चीज़ पे सभी लोगों की सहमति थी, और वो था कि इंडिया को टोटल फ्रीडम मिलना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इसी सेंटिमेंट को देखते हुए गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग कर दी, और उन्होंने कंडीशन दी कि या तो नेहरू कमेटी के रिकमेंडेशन को 1 साल के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस वापस से नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। लेकिन गांधी जी को अपोज किया कांग्रेस के 2 दिग्गज उभरते हुए लीडर्स ने, जो कि थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कैलकाटा के सेशन में दिसंबर 1928 में गांधी जी का बिल्कुल विरोध किया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इंडिया को टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस वो होता है जहाँ पे देश को इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है, लेकिन सॉवरेन नहीं होता वो देश, यानी एक अथॉरिटेटिव बॉडी हमेशा ऊपर होती है, और यहाँ इंडिया के केस में उनका एलिजेंस होता ब्रिटिश क्राउन। आज के मॉडर्न डे कंट्रीज़ भी डोमिनियन स्टेटस रखती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऐसे 2 देश हैं जो कि इंडिपेंडेंट तो है बट वो डोमिनियन है, यानी उनके ऊपर एक अथॉरिटेटिव बॉडी है जो कि है किंग चार्ल्स की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के किंग है। बहरहाल, तो इसी को देखते हुए गांधी जी बहुत गुस्सा हुए थे, थोड़े खफा भी हुए थे सुभाष चंद्र बोस से, जिसके बाद वोटिंग हुई थी विद इन दी कांग्रेस, जहाँ पे गांधी जी के फेवर में 1350 वोट्स पड़े थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस को एक डिसेंट 973 वोट्स मिले, जिसके बाद बोस के इस रेजोल्यूशन को फेल माना गया और गांधी जी के इस डोमिनियन स्टेटस के आस्क को ही रेकमेंड करने की मांग हुई, और जिसके बाद इस पूरे के पूरे नेहरू कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया ब्रिटिशर्स को। तो ये थी कहानी साइमन कमीशन की और सारे डायनामिक्स जो कि 1928 में इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहे थे, और यही था जड़ पहले गांधी बोस के डिस्प्यूट में भी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी।